Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's start our lecture today. We are going to continue from where we had left. Last lectures में अगर आपको याद हो तो हमने बूलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था. हमने देखा था कि बूलियन अलजेब्रा को क्यों कहा जाता है कि इट इज़ द मैथमेटिक्स ऑफ डिजिटल डिज़ाइंस, और कैसे बूलियन अलजेब्रा के ज़रिए लॉजिक सर्किट्स को इंटरप्रेट करना या उनको समझना आसान हो जाता है. लास्ट लेक्चर्स में हमने बूलियन अलजेब्रा के डिफरेंट लॉस पढ़े थे, रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा हमने पढ़े थे, डिफरेंट थ्योरम्स पढ़े थे हमने बूलियन अलजेब्रा के. हमने देखा था कि किस तरह हम बूलियन अलजेब्रा के ज़रिए एक लॉजिक सर्किट को इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, या हम किस तरह एक बूलियन एक्सप्रेशन को हम लॉजिक सर्किट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो आज का लेक्चर उससे एक स्टेप आगे है. आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस, जिनको कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस भी कहा जाता है. देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस, सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म या कॉमनली इसको एसओपी फॉर्म कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म या पीओएस कहलाया जाता है. Okay, standardization. Standardization makes the evaluation, simplification and implementation of Boolean expressions much more easier and systematic. क्यों ज़रूरी है स्टैंडर्डाइजेशन? क्यों हम चाहते हैं कि हमारे पास जो बूलियन एक्सप्रेशंस है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो? इसकी रीज़न ये है कि अगर बूलियन एक्सप्रेशंस हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो हम उन बूलियन एक्सप्रेशंस के ऊपर, उन स्टैंडर्ड बूलियन एक्सप्रेशंस के ऊपर हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकेंगे. ना स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स का फ़ायदा ये होता है कि अगर हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से फॉलो करें तो हमें ऑलमोस्ट गारंटीड होता है कि हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो सही आएगा. और अगर उसमें कोई मिस्टेक्स आती भी है तो उनको रिमूव करना कंपेरेटिवली आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कंपेयर करें नॉन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस के साथ. हम उनमें टाइम के साथ इन्हांसमेंट भी आसानी से कर सकते हैं, जो कि मुश्किल होता है नॉन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस के साथ जब हम काम करते हैं. तीन चीज़ें यहाँ पर स्पेसिफाई की गई है: इवेल्यूएशन, सिंप्लीफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन. ये तीनों इम्पॉर्टेंट फेजेस है कोई भी डिजिटल डिज़ाइन की डेवलपमेंट में: इवेल्यूएशन, सिंप्लीफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन. ना अगर एक्सप्रेशंस हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो उनको इवेल्यूएट करना, उनको अंडरस्टैंड करना काफ़ी आसान हो जाता है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को हम देख के बता सकते हैं कि वेदर इट्स अ ट्रू एक्सप्रेशन और अ फॉल्स एक्सप्रेशन. आया ये एक्सप्रेशन हमें 1 देगा या 0 देगा. हमें पता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन बूलियन एक्सप्रेशन कहलाए तो उसका आंसर या तो 0 होगा या 1 होगा, उसके अलावा तो कुछ और हो ही नहीं सकता. सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन में ये है कि उस को एवेल्यूएट करना काफ़ी आसान हो जाता है. सिंप्लीफिकेशन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था. काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी डिजिटल डिज़ाइन में कि हम बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि सिंपल से सिंपल फॉर्म में लेके आए. उसकी रीज़न ये होती है कि जब हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है तो उसके ऊपर कम से कम रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं. ना जितने कम रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे उतनी उसकी कॉस्ट कम होगी. अब कॉस्ट कम होने का मतलब ये है कि आप जो भी डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो वो मार्केट में आसानी से compete कर सकेगी, और जो कि इंतहाई ज़रूरी भी है. आप बेशक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बना लें, लेकिन अगर मार्केट में उससे सस्ते प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तो आपका प्रोडक्ट शायद उस तरह कामयाब ना हो जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. सेकेंडली, जब बूलियन एक्सप्रेशंस हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते हैं तो कॉस्ट तो कम हो ही जाती है, लेकिन उसके साथ उसकी एफिशिएंसी भी बेहतर होती है. क्योंकि जितने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस होगा इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कम से कम लॉजिक गेट्स यूटिलाइज होंगे, और जितने लॉजिक गेट्स कम यूटिलाइज होंगे उतनी कम प्रोपिगेशन डिले उसमें आएगी, और जो भी हम या कोई भी यूज़र जब इनपुट इंटर करेगा
तो वो काफ़ी तेज़ी से आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस का फ़ायदा ये होता है कि हमें बिफोर हैंड पता होता है कि हमने कौन सी लॉजिक यूज़ करनी है। अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक डिफाइंड लॉजिक है जिसको हम यूज़ करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरी डिफाइंड लॉजिक है जिनको हम आगे देखेंगे और वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं उसके ज़रिए, जो कि हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन में ये कन्वीनियंस हासिल नहीं है। आगे स्लाइड्स में हम देख भी लेंगे कि किस तरीके से हम एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं और कितना आसान होता है। ओके, इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें अपनी डिस्कशन रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जिनका हमें पता होना ज़रूरी है क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज़ आगे बार बार रिपीटेडली यूज़ होंगी। सो बेहतर है कि हम पहले नो हाउ हो हमें। द फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट टर्म या मिन टर्म। क्या चीज़ है प्रोडक्ट टर्म, क्या चीज़ है, इसको मिन टर्म भी कहते हैं। अ प्रोडक्ट टर्म और मिन टर्म इज़ अ टर्म मेड अप ऑफ द बूलियन मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटरल्स। लिटरल्स मतलब वेरिएबल्स या उनके कम्प्लीमेंट्स। एक ऐसी टर्म जो लिटरल्स के आपस में बूलियन मल्टीप्लाई करने से बने, दैट टर्म इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट टर्म और मिन टर्म। फॉर एग्जांपल, a डॉट b डॉट c या सिंपली a b c, इट इज़ अ प्रोडक्ट टर्म और मिन टर्म। वाई? क्यों ये प्रोडक्ट टर्म या मिन टर्म है? क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें इस टर्म को, अगर आप वो से देखें तो ये तीन लिटरल्स से बना हुआ है, ए बी और सी, और ये तीनों लिटरल्स आपस में बूलियन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो कि डिफिनीशन है प्रोडक्ट टर्म या मिन टर्म की। प्रोडक्ट टर्म या मिन टर्म वो टर्म होता है जिसके अंदर लिटरल्स आपस में बूलियन मल्टीप्लाई हो। सो इस टर्म में लिटरल्स ए बी और सी आपस में बूलियन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो हम इस टर्म को प्रोडक्ट टर्म या मिन टर्म कह सकते हैं। सिमिलरली a prime b या a complement b, now this term is also a product term और min term. why? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो लिटरल्स हैं। पहला लिटरल है a complement और दूसरा लिटरल है b, और ये दोनों लिटरल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, बूलियन मल्टीप्लाई हो रहे, जो कि डिफिनीशन है प्रोडक्ट टर्म या मिन टर्म की। सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो अ प्रोडक्ट टर्म और मिन टर्म। Now this one, a into b prime into c prime into d, it is also a product term और min term। इसके अंदर हमारे पास चार लिटरल्स हैं, a, b complement, c complement और d, और चारों के चारों लिटरल्स आपस में बूलियन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इट्स आल्सो अ प्रोडक्ट टर्म और min term। Okay, in a min term or product term, a single overbar cannot extend over more than one variable. However, more than one variable in the term can have an overbar. आसान अल्फाज में इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट टर्म या मिन टर्म में होल कंप्लीमेंट अलाउड नहीं है। प्रोडक्ट टर्म या मिन टर्म में होल कंप्लीमेंट अलाउड नहीं है। हाँ, एक टर्म के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर कंप्लीमेंट्स हो सकते हैं। उन सारे वेरिएबल्स के ऊपर इंडिविजुअल कंप्लीमेंट्स हो सकते हैं। अगर नहीं अलाउड तो सिर्फ होल कंप्लीमेंट नहीं अलाउड। इंडिविजुअल कंप्लीमेंट्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। एक टर्म के अंदर एक वेरिएबल के ऊपर भी कंप्लीमेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर भी कंप्लीमेंट्स हो सकते हैं। अगर नहीं अलाउड तो सिर्फ होल कंप्लीमेंट नहीं अलाउड। For example, a into b into c whole complement. Now this term is not a product term or min term. Why? क्योंकि यहाँ पर whole complement है, a into b into c whole complement, और whole complement product term या min term के अंदर
अलाउड नहीं है। इसकी लॉजिक क्या है? अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डी मॉर्गन्स थ्योरम। ना हमें पता है कि a इंटू बी इंटू सी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट प्लस b कम्प्लीमेंट प्लस c कम्प्लीमेंट। ना यहाँ पर प्रोडक्ट टर्म और मिन टर्म की डिफिनीशन इनवैलिड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो अप्लाई नहीं हो सकती। यहाँ पर टर्म्स आपस में बूलियन मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, यहाँ पर टर्म्स आपस में बूलियन सम हो रहे हैं। So a into b into c whole complement is equal to a complement plus b complement plus c complement. So that's why it is not a product term or min term. एक चीज याद रखनी है हमेशा कि जहाँ पर भी होल कम्प्लीमेंट आए किसी भी टर्म में, उस टर्म को आप मिन टर्म या प्रोडक्ट टर्म नहीं कह सकते। हाँ, अगर आप देखें a कम्प्लीमेंट इंटू बी कम्प्लीमेंट इंटू सी कम्प्लीमेंट, इस टर्म में हर वेरिएबल के ऊपर कम्प्लीमेंट है, लेकिन ये फिर भी मिन टर्म या प्रोडक्ट टर्म ही होगा। ओके, when two or more product terms or min terms are summed by Boolean addition, the resulting expression is called sum of products expression. पहले हमने देखा कि प्रोडक्ट टर्म क्या चीज़ है या मिन टर्म क्या चीज़ है। हमने देखा कि हर वो टर्म जिसके अंदर लिटरल्स आपस में बूलियन मल्टीप्लाई हो रहे हो, उस टर्म को हम कहते हैं कि दिस इज अ प्रोडक्ट टर्म या मिन टर्म। फिर हमारी जो एक्सप्रेशन है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब कि जिसमें प्रोडक्ट टर्म्स या मिन टर्म्स आपस में बूलियन ऐड हो रहे हो। सो एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर मिन टर्म्स या प्रोडक्ट टर्म्स आपस में बूलियनली ऐड हो, that expression will be referred to as the sum of product expression. For example, AB plus A prime BC. Now this is a sum of product expression. It is the SOP expression. अगर इस एक्सप्रेशन को आप गौर से देखें तो इस एक्सप्रेशन के अंदर दो मिन टर्म्स है। पहला मिन टर्म है A डॉट B और दूसरा मिन टर्म है A कम्प्लीमेंट इंटू B इंटू C। और ये दो मिन टर्म्स आपस में बूलियन ऐड हो रहे हैं, बूलियन सम हो रहे हैं। सो दिस एक्सप्रेशन इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। इट इज इन अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। सिमिलरली अगर इस एक्सप्रेशन को आप देखें तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास तीन मिन टर्म्स हैं। पहला मिन टर्म है A इंटू बी इंटू सी, दूसरा मिन टर्म है A प्राइम B प्राइम D प्राइम, तीसरा मिन टर्म है A B C इंटू D प्राइम। तीन टर्म्स है, तीनों मिन टर्म्स है, तीनों मिन टर्म्स की डिफिनीशन पर पूरा उतर रहे हैं और तीनों मिन टर्म्स आपस में बूलियन ऐड हो रहे हैं। सो बाय डिफिनीशन ऑफ द SOP एक्सप्रेशन, दिस इज अ SOP एक्सप्रेशन। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें A प्लस बी इंटू सी प्राइम इंटू डी प्लस A इंटू बी प्राइम इंटू सी इंटू डी। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो SOP एक्सप्रेशन। इसके अंदर भी तीन टर्म्स है हमारे पास। पहले टर्म के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है और ये आप याद रखें कि प्रोडक्ट टर्म के अंदर एक वेरिएबल अलाउड है। इसकी लॉजिक बेसिकली ये है कि दिस इज एक्चुअली A डॉट वन, सो दिस इज अ प्रोडक्ट टर्म और मिन टर्म। जो सेकंड टर्म है वो भी हमारे पास प्रोडक्ट टर्म या मिन टर्म है और जो तीसरी टर्म है वो भी प्रोडक्ट टर्म या मिन टर्म है और ये तीनों टर्म्स आपस में बूलियन ऐड हो रहे हैं। सो दिस इज अ SOP एक्सप्रेशन। सो SOP एक्सप्रेशन हर वो एक्सप्रेशन होगा जिसके अंदर मिन टर्म्स आपस में बूलियन ऐड हो रहे हो। सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट टर्म्स आपस में बूलियन ऐड होते हैं SOP एक्सप्रेशन के अंदर। ओके, एक और टर्मिनोलॉजी है, ये भी काफ़ी यूजफुल है और आगे काफ़ी यूज होगी। दैट इज द डोमेन ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन। The domain of a general Boolean expression is the set of variables contained in the expression
in either complemented or uncomplemented form। एक एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी वेरिएबल्स मौजूद होते हैं वो सारे मिलके उस एक्सप्रेशन की डोमेन बनाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इट इज़ द सेट ऑफ वेरिएबल्स, इट इज़ नॉट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं है, इट इज़ द सेट ऑफ वेरिएबल्स। सो इट मीन्स कि एक एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी वेरिएबल्स होते हैं वो सारे वेरिएबल्स मिलके उस एक्सप्रेशन की डोमेन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन a prime b plus a into b prime into c is the set of variables a, b and c। इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें, a prime b plus a into b prime into c, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं। हमारे पास a है, हमारे पास b है और हमारे पास c है। सो इस एक्सप्रेशन की डोमेन क्या होगी? A, B और C, this set of variables contained in this expression A prime B plus A into B prime C, either complemented or uncomplemented form, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे वेरिएबल्स मिलके उस एक्सप्रेशन की डोमेन बनाएंगे। सिमिलरली अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन में भी हमारे पास तीन मिन टर्म्स है। पहले मिन टर्म में हमारे पास वेरिएबल्स है ए, बी और सी। दूसरे मिन टर्म में हमारे पास वेरिएबल्स है ए, बी और ई। और तीसरे मिन टर्म में हमारे पास वेरिएबल्स है बी, सी और डी। सो इस पूरी एक्सप्रेशन में पहली चीज़ तो ये है कि इसको हम देखें तो ये हमारे पास एसओपी एक्सप्रेशन है क्योंकि मिन टर्म्स आपस में ऐड हो रहे हैं। नाउ अब हम अगर इसकी डोमेन देखना चाहें तो हमने सिर्फ ये देखना है कि इस एक्सप्रेशन में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। सो इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास 5 वेरिएबल्स है, ए, बी, सी, डी और ई। सो ये जो 5 वेरिएबल्स है ये मिलके इस एक्सप्रेशन की डोमेन बनाएंगे। सो द डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ए, बी, सी, डी एंड ई। ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एसओपी एक्सप्रेशन। हमने लेक्चर के स्टार्ट में भी देखा था कि स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस के साथ काम करना आसान होता है और उसमें एक एस्पेक्ट हमने ये भी देखा था कि उसको इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी आसान होता है। सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एसओपी एक्सप्रेशन simply requires ORing the outputs of 2 or more AND gates। ORing the outputs of 2 or more AND gates। देखिए, हमने अभी पढ़ा कि जो एसओपी एक्सप्रेशन होता है वो क्या चीज़ होती है। एसओपी एक्सप्रेशन में हमारे पास मिन टर्म्स होते हैं और मिन टर्म्स आपस में ऐड हो रहे होते हैं। अब मिन टर्म्स क्या चीज़ है? मिन टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा कि मिन टर्म्स के अंदर वे हमारे पास लिटरल्स होते हैं जो कि आपस में बूलियन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ना अगर आपको याद हो, हमने जब लॉजिक गेट्स हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो एंड गेट है ये यूज़ किया जाता है बूलियन मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो इसका मतलब ये है कि हमने मिन टर्म अगर बनाना है तो मिन टर्म हम बनाएंगे एंड गेट से। सो एंड गेट से तो हमारे पास मिन टर्म्स आ गए, फिर मिन टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे तो एसओपी एक्सप्रेशन बनेगा। सो मिन टर्म्स के लिए हमारे पास एंड गेट्स आ गया, एंड गेट्स आ गए और इनको सम करने के लिए हम आगे एक और गेट लगा देंगे तो हमारे पास एक एसओपी एक्सप्रेशन बन जाएगा एंड और लॉजिक के ज़रिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ये एग्जांपल ले ए बी प्लस बी सी डी प्लस ए सी। नाउ ये हमारे पास एक एसओपी एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 3 मिन टर्म्स हैं। तो पहले तो हमें ये तीनों मिन टर्म्स बनाने हैं। पहला मिन टर्म हमारे पास है ए डॉट बी, तो इसके लिए अगर हम एक 2 इनपुट एंड गेट यूज़ करें, ए और बी को वापस में मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट दे देगा ए डॉट बी। दूसरा मिन टर्म हमारे पास है बी सी डी। सो इसके लिए हम एक 3 इनपुट एंड गेट यूज़ करेंगे जिसका एक इनपुट होगा B, दूसरा इनपुट होगा C और तीसरा इनपुट होगा D और ये हमें आउटपुट दे देगा BCD।
तीसरे मिन टर्म ए डॉट सी के लिए हम अगेन एक एंड गेट यूज़ करेंगे और 2 इनपुट एंड गेट यूज़ करेंगे क्योंकि 2 वेरिएबल्स है इस मिन टर्म में ए और सी। सो 3 एंड गेट्स यूज़ करके हमारे पास 3 मिन टर्म्स आ गए। और इन तीनों मिन टर्म्स को आपस में ऐड करने के लिए हम एक और गेट लगा देंगे जिससे हमारे पास ये एसओपी एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट हो जाएगी इस फॉर्म में। इस लॉजिक सर्किट को अगर आप देखें, पहला एंड गेट पहले मिन टर्म के लिए, दूसरा एंड गेट दूसरे मिन टर्म के लिए, तीसरा एंड गेट तीसरे मिन टर्म के लिए, और ये तीनों मिन टर्म्स आपस में ऐड होके हमें वो एक्सप्रेशन दे देंगे ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी डॉट डी प्लस ए डॉट सी। सो इसलिए कहा जाता है कि जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस होते हैं या जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं हमारे पास, उनके ज़रिए एक्सप्रेशन या बूलियन एक्सप्रेशंस की इम्प्लीमेंटेशन या लॉजिक सर्किट की फॉर्म में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान होता है। Okay, any logic expression can be changed into SOP form by applying Boolean algebra techniques. Boolean algebra हमने देखे थे लास्ट लेक्चर्स में, उसके डिफरेंट रूल्स देखे थे, उसके डिफरेंट लॉस देखे थे। सो आप किसी भी जनरल बूलियन एक्सप्रेशन को उठा के आप उसको SOP फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप बूलियन अलजेब्रा की टेक्निक से अप्लाई करें, और काफ़ी सिंपल टेक्निक्स इसके ऊपर अप्लाई होती है, कोई कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती। फॉर एग्जांपल इसको अगर आप देखें, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a इंटू बी प्लस सी डी। नाउ ये एक्सप्रेशन एक जनरल एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास ना SOP फॉर्म में है ना ये POS फॉर्म में है, a इंटू बी प्लस सी डी। लेकिन इसके ऊपर अगर हम सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें तो इस एक्सप्रेशन से बन जाता है a डॉट बी प्लस a डॉट सी डॉट डी, जो कि SOP फॉर्म है। a डॉट बी ये एक मिन टर्म है, a डॉट सी डॉट डी ये भी एक मिन टर्म है, और ये दोनों मिन टर्म आपस में बूलियन ऐड हो रहे हैं, सो इट बिकम्स अ SOP एक्सप्रेशन। ओके, अब इस पे आते हैं कि SOP एक्सप्रेशन तो हमें क्लियर हो गई है अभी तक कि SOP एक्सप्रेशन क्या चीज़ है। मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करूँ, SOP एक्सप्रेशन क्या चीज़ है? SOP एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर मिन टर्म्स या प्रोडक्ट टर्म्स आपस में बूलियन ऐड हो रहे होते हैं। सिंपल, जिसके अंदर मिन टर्म्स या प्रोडक्ट टर्म्स आपस में बूलियन ऐड हो रहे हो, उसको हम कहते हैं SOP एक्सप्रेशन। अब स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन क्या चीज़ है? A standard SOP expression is one in which all the variables in the domain of the expression appear in each product term or min term in the expression. डोमेन आपको पता है, डोमेन अभी हमने देखा था। डोमेन क्या चीज़ है? डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स पाए जाते हैं वो सारे मिलके उस एक्सप्रेशन की डोमेन बनाते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, डोमेन क्या चीज़ है? डोमेन एक एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स पाए जाते हैं वो इस एक्सप्रेशन की डोमेन बनाते हैं ना। स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होगी जिसके हर मिन टर्म में डोमेन का हर वेरिएबल मौजूद हो। स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होती है जिसके हर टर्म के अंदर डोमेन का हर वेरिएबल मौजूद हो। फॉर एग्जांपल इस एक्सप्रेशन को आप देखें ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सप्रेशन की डोमेन क्या है, तो आपने सिंपली क्या करना होता है, आप एक्सप्रेशन को देखते हो और एक्सप्रेशन में को देख के ये बताते हो कि उस एक्सप्रेशन के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स मौजूद हैं। सो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन के अंदर 4 वेरिएबल्स हैं, A, B, C और D। सो इस एक्सप्रेशन की डोमेन क्या है? इस एक्सप्रेशन की डोमेन है A, B, C, D। क्लियर? अब हमने देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड SOP फॉर्म है कि नहीं है। अगर हम इसका पहला टर्म देखें तो पहले टर्म के अंदर डोमेन के चारों वेरिएबल्स मौजूद है, A भी है, B भी है, C भी है और D भी है। कंप्लीमेंटेड फॉर्म में हो या नॉन कंप्लीमेंटेड फॉर्म में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
सिमिलरली आप सेकंड टर्म को देखें, सेकंड टर्म में भी डोमेन के चारों वेरिएबल्स मौजूद है, तीसरे टर्म में भी चारों पाए जाते हैं, और चौथा टर्म है ए बी सी डी, इसके अंदर भी डोमेन के चारों वेरिएबल्स मौजूद है। सो हम इस एक्सप्रेशन को कह सकते हैं कि ये एक एसओपी एक्सप्रेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसके हर टर्म के अंदर डोमेन का हर वेरिएबल मौजूद है। इस एक्सप्रेशन को देखें, क्या ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में है? सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक एसओपी एक्सप्रेशन है। ये एक एसओपी एक्सप्रेशन है। एसओपी एक्सप्रेशन मतलब जिसके अंदर मिन टर्म्स आपस में बूलियन ऐड हो रहे हो। इसके अंदर 3 मिन टर्म्स है और तीनों की तीनों आपस में बूलियन ऐड हो रहे हैं। सो ये हमारे पास ये एक एसओपी एक्सप्रेशन है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन है कि नहीं है। नाउ स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन की डिफिनीशन ये है कि डोमेन का हर वेरिएबल हर मिन टर्म के अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर हम पहले टर्म को देखें, पहले अगर हम इस डोमेन देखें, इस एक्सप्रेशन की डोमेन क्या है? इस एक्सप्रेशन की डोमेन है ए बी सी डी, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर ये चारों वेरिएबल्स मौजूद है। अगर हम पहले मिन टर्म को देखें तो पहले मिन टर्म में तो ठीक है, चारों के चारों वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो ठीक है। हम दूसरे टर्म को देखते हैं, दूसरे टर्म में भी चारों के चारों वेरिएबल मौजूद है, ठीक है। हम तीसरे टर्म पे जाते हैं। नाउ इस तीसरे टर्म को अगर आप देखें तो इसमें एक वेरिएबल मिसिंग है, बी मिसिंग है यहाँ पर, जो कि एक्सप्रेशन की डोमेन में तो है लेकिन इस मिन टर्म के अंदर नहीं है। सो इस एक्सप्रेशन को हम स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। एसओपी एक्सप्रेशन जरूर है लेकिन स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन नहीं है। क्लियर? Now, any non-standard SOP expression can be converted to the standard form using Boolean algebra. आगे स्लाइड्स में हम देखेंगे कि हम किस तरह एक नॉन स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड एसओपी टू स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन। किस तरह हम एक नॉन स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाई ईच नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म बाय अ टर्म मेड अप ऑफ द सम ऑफ अ मिसिंग वेरिएबल एंड इट्स कंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड मिन टर्म या प्रोडक्ट टर्म है, नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट टर्म या मिन टर्म जिसके अंदर डोमेन के सारे वेरिएबल्स मौजूद ना हो, जिसके अंदर एक्सप्रेशन के डोमेन के सारे वेरिएबल्स मौजूद ना हो। लाइक प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि बी मिसिंग था। तो अब हम क्या करेंगे कि जो वेरिएबल मिसिंग होगा वो वेरिएबल और उसके कंप्लीमेंट का सम, लाइक फॉर एग्जांपल बी अगर मिसिंग है तो बी प्लस बी प्राइम को उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम जब रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक रूल पढ़ा था, रूल नंबर 6, ए प्लस ए प्राइम इज इक्वल टू 1। अगर आप किसी वेरिएबल को उसके कंप्लीमेंट के साथ ऐड कर दें तो आंसर आपको हमेशा 1 मिलेगा, और ये हमने देखा था और इसको हमने प्रूफ भी किया था कि ऐसा ही होता है। सो अगर हम 1 किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। सो हम 1 किसी की चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग दी फाइनल आउटकम। सो अगेन मल्टीप्लाई ईच नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म बाय अ टर्म मेड अप ऑफ द सम ऑफ अ मिसिंग वेरिएबल एंड इट्स कंप्लीमेंट, क्योंकि उससे 1 बनता है और 1 से रिजल्ट इफेक्ट नहीं होता। सो जो वेरिएबल मिसिंग होगा किसी टर्म के अंदर, हम वो वेरिएबल और उसके कंप्लीमेंट का टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि सारे प्रोडक्ट टर्म्स स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म्स नहीं बन जाते। रिपीट स्टेप 1 until all the product terms contain all the variables in the domain of the expression
इन आइदर कम्प्लीमेंटेड और अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म। सो ये दो स्टेप्स हैं हमारे पास सिंपल एक नॉन स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए। स्टेप नंबर 1, जो वेरिएबल मिसिंग है वो वेरिएबल और उसकी कम्प्लीमेंट का एक टर्म बनाएंगे और वो उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 वाला प्रोसेस है, ये रिपीट करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि सारे मिसिंग वेरिएबल ख़त्म नहीं हो जाते या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाते। एग्जांपल्स देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एसओपी एक्सप्रेशन है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये एक एसओपी है। इसके अंदर हमारे पास 3 मिन टर्म्स है और तीनों मिन टर्म्स आपस में बूलियन ऐड हो रहे हैं, जो कि एक एसओपी की डिफिनीशन है। सो दिस इज अ एसओपी एक्सप्रेशन। अब हमने देखना ये है कि क्या ये स्टैंडर्ड एसओपी तो है, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड एसओपी है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डोमेन देखते हैं कि एक्सप्रेशन की डोमेन क्या है। डोमेन क्या चीज़ है, एक एक्सप्रेशन के अंदर जितने वेरिएबल्स मौजूद होते हैं वो इस एक्सप्रेशन की डोमेन बनाते हैं। सो इस एक्सप्रेशन की डोमेन क्या है, इस एक्सप्रेशन के अंदर कौन कौन सी वेरिएबल्स मौजूद हैं। इस एक्सप्रेशन के अंदर ए है, बी है, सी है और डी है। सो इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन की डोमेन है ए, बी, सी और डी। अब ये डिसाइड करना है कि क्या ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक एक टर्म देखेंगे। तो अगर हम पहले टर्म को देखें, उसके अंदर ए है, बी है, सी है, लेकिन डी मिसिंग है। दूसरे टर्म को देखें तो उसके अंदर ए भी मिसिंग है और डी भी मिसिंग है। सो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एसओपी एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेहतर ये है कि आप एक एक टर्म के साथ अलग से काम करें और फिर आखिर में कंबाइन कर दें। सो हम पहले पहला टर्म उठाते हैं। पहला टर्म हमारे पास है ए बी इंटू सी प्राइम। पहले टर्म के अंदर क्या मिसिंग है, पहले टर्म के अंदर मिसिंग है डी। सो हम ए इंटू बी इंटू सी प्राइम को मल्टीप्लाई करेंगे डी प्लस डी प्राइम के साथ, क्योंकि डी प्लस डी प्राइम इज इक्वल टू 1। अगर डी 0 है तो डी प्राइम 1 होगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और 1 अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें ए बी सी प्राइम के साथ तो उसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हम क्या करेंगे, ए बी सी प्राइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डी प्लस डी प्राइम। इससे हमारे पास दो टर्म्स आ जाएंगे चार वेरिएबल्स के, ए बी सी प्राइम इंटू डी प्लस ए बी सी प्राइम इंटू डी प्राइम। इसका मतलब ये है कि ये टर्म तो स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया, क्योंकि अब इसमें चार वेरिएबल्स आ गए। डाउन साइड इसकी क्या है कि एक टर्म से दो टर्म्स बन गए, लेकिन उसके साथ अपने फ़िलहाल कुछ लेना देना नहीं है। वो हम सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे कि फिर हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। दूसरा टर्म देखते हैं। दूसरा टर्म में हमारे पास दो वेरिएबल्स है बी और सी। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर दो वेरिएबल्स मिसिंग है ए और डी। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस ए प्राइम के साथ। जब हम इसको ए प्लस ए प्राइम के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दो टर्म्स बन जाएंगे तीन वेरिएबल्स के। अब अगेन इन दोनों टर्म्स में डी मिसिंग है। सो हम क्या करेंगे कि इन दो टर्म्स के साथ अलग अलग हम डी प्लस डी प्राइम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम ए इंटू बी प्राइम इंटू सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डी प्लस डी प्राइम, और फिर हम ए प्राइम बी प्राइम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डी प्लस डी प्राइम। यहाँ पर दो वेरिएबल्स मिसिंग थे, सो उस एक टर्म से चार वेरिएबल्स आ गए। तीसरा टर्म में तो ऑलरेडी चार वेरिएबल्स है, सो वो तो है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, इन सारों को इकट्ठे लिख देंगे, जो कि इसका इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन होगा। अगर आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन को लें, वो भी आपको वही आंसर देगा जो कि आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला आंसर देगा। सो आंसर दोनों का सेम होगा। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन थी वो नॉन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में थी, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, और ये जो फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है
ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में है। लेंथी ज़रूर है ओरिजिनल से, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसका मतलब ये है कि हम इसके ऊपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकेंगे। जब हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकेंगे तो लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को अगर आप देखें, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या ये एसओपी फॉर्म में है कि नहीं है। अगर इस एक्सप्रेशन को आप देखें तो इस एक्सप्रेशन में 3 हमारे पास मिन टर्म्स है और तीनों मिन टर्म्स आपस में बूलियन ऐड हो रहे हैं। सो या इट इज़ अ एसओपी एक्सप्रेशन। फिर हमने देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है कि नहीं है। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म के लिए सबसे पहले हम क्या देखते होते हैं, हम एक्सप्रेशन की डोमेन देखते हैं। सो इस एक्सप्रेशन की डोमेन क्या है, इस एक्सप्रेशन के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स मौजूद है। सो अगर हम देखें गौर से तो इस एक्सप्रेशन में हमें w भी नज़र आ रहा है, इस एक्सप्रेशन में हमें x भी नज़र आ रहा है, इस एक्सप्रेशन में हमें y भी नज़र आ रहा है और इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें z भी नज़र आ रहा है। सो इट मीन्स कि द डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज w, x, y एंड z। अब हमने देखना है कि क्या हर मिन टर्म के अंदर ये चारों वेरिएबल्स मौजूद है कि नहीं है। अगर हर मिन टर्म के अंदर ये चारों वेरिएबल्स मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर चारों वेरिएबल्स मौजूद नहीं है हर मिन टर्म के अंदर तो इसका मतलब ये है कि ये एसओपी एक्सप्रेशन तो है लेकिन स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन नहीं है। अगर हम पहले मिन टर्म को देखें तो पहले मिन टर्म के अंदर एक वेरिएबल मिसिंग है z। दूसरे मिन टर्म को अगर हम देखें तो उसमें एक वेरिएबल मिसिंग है w। सिमिलरली तीसरे को अगर हम देखें तो उसमें तो हमारे पास दो वेरिएबल्स मिसिंग है w और z। सो अगेन वही प्रोसीजर हम करेंगे और हर मिन टर्म को अलग अलग से पहले डील करेंगे और फिर आखिर में सारों को इकट्ठे लिख देंगे। सो पहले हम पहला वाला मिन टर्म देखते हैं w x प्राइम y। इसमें z मिसिंग है, सो इसका मतलब ये है कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे z प्लस z प्राइम के साथ। जब हम इसको z प्लस z प्राइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक टर्म से दो टर्म्स बन जाएंगे और हर टर्म के अंदर चारों वेरिएबल्स मौजूद होंगे। सिमिलरली फिर हम सेकंड मिन टर्म को लेते हैं, वहाँ पर क्या मिसिंग था, वहाँ पर मिसिंग है w। सो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे w प्लस w प्राइम के साथ। देखें ज़रा आप इसको, x y प्राइम z को मल्टीप्लाई किया है हमने w प्लस w प्राइम के साथ क्योंकि इस टर्म में w मिसिंग था। सो अगेन इससे हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए, दो टर्म्स आ गए चार वेरिएबल्स के। जो तीसरा मिन टर्म है उसके अंदर दो वेरिएबल्स मिसिंग है, उसके अंदर w भी मिसिंग है और उसके अंदर z भी मिसिंग है, x y। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे w प्लस w प्राइम के साथ। w प्लस w प्राइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो मिन टर्म्स आ गए w x y प्लस w प्राइम x y। लेकिन इसमें अगेन एक वेरिएबल मिसिंग है, z मिसिंग है। सो इनको अलग अलग से हम z प्लस z प्राइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले w x y को मल्टीप्लाई किया z प्लस z प्राइम के साथ, फिर w प्राइम x y को मल्टीप्लाई किया z प्लस z प्राइम के साथ। सो अब हमारे पास जितने भी मिन टर्म्स आ गए उन सारों में डोमेन के सारे वेरिएबल्स मौजूद है। सो इन सारे मिन टर्म्स को हम इकट्ठे लिख देंगे। सो ये हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन। जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था f का और ये जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों आंसर एक जैसे आंसर देंगे, एक जैसे इनपुट्स के अगेंस्ट एक जैसे आउटपुट्स देंगे। डिफरेंस क्या है कि ओरिजिनल जो हमारे पास था वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में था और ये जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन है। Okay, a standard product term is equal to 1 for only one combination of variable values. बूलियन एक्सप्रेशन है, उसके अंदर बूलियन टर्म्स है। इसका मतलब ये है कि आंसर या तो 0 होगा या 1 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जहाँ पर भी बूलियन का नाम आएगा आंसर हमेशा या तो 0 होगा या 1 होगा।
सो ये आपको कह रहा है कि अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म इज इक्वल टू 1 फॉर ओनली वन कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल वैल्यूज। अगर एक प्रोडक्ट टर्म के अंदर लेट सपोज 3 वेरिएबल्स हैं, अगर एक प्रोडक्ट टर्म या मिन टर्म के अंदर लेट सपोज 3 वेरिएबल्स है, तो इसका मतलब ये है कि उसको हम कितनी कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज दे सकते हैं, 2⁻³ इज इक्वल टू 8। सो हम 8 कम्बिनेशन दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि उन 8 कम्बिनेशन में से सिर्फ एक कम्बिनेशन ऐसी होगी कि जिसके लिए ये प्रोडक्ट टर्म 1 आउटपुट देगा और उसके अलावा बाकी सारों के लिए वो 0 देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टर्म है a इंटू बी प्राइम इंटू सी इंटू डी प्राइम। नाउ this term a into b prime into c into d prime will be equal to 1 when a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to 1 and d is equal to 0। जब a 1 होगा, b 0 होगा, c 1 होगा और d 0 होगा, मतलब जब इनपुट कम्बिनेशन हमारे पास 1 0 1 0 होगा तो ये हमें 1 आंसर देगा, आउटपुट पे ये हमें 1 देगा। और इसके अलावा बाकी जितनी भी कम्बिनेशंस होंगी उन सारों के लिए ये क्या आउटपुट देगा, ये 0 आउटपुट देगा। 4 वेरिएबल्स है इस टर्म के अंदर, a इंटू बी प्राइम इंटू सी इंटू डी प्राइम। 4 वेरिएबल्स का मतलब ये है कि हमारे पास चॉइस है, हम इनपुट पे 16 कम्बिनेशन में से कोई भी कम्बिनेशन दे सकते हैं इसको, 0 0 0 0 से लेकर 1 1 1 1 तक कोई भी कम्बिनेशन हम इसको इनपुट पे दे सकते हैं। लेकिन उन 16 कम्बिनेशन में से सिर्फ एक वाहिद कम्बिनेशन है 1 0 1 0, जिसके लिए ये वाला टर्म हमें आउटपुट पे 1 देगा। उसके अलावा अगर हम कोई दूसरी कम्बिनेशन इसको देंगे तो उसके लिए ये हमें 0 देगा। नाउ एसओपी एक्सप्रेशन कब 1 होगा? प्रोडक्ट टर्म के बारे में तो हमने देख लिया, या मिन टर्म के बारे में तो हमने देख लिया कि जितनी भी उसकी कम्बिनेशन बनती है उन सारी कम्बिनेशन में से सिर्फ एक कम्बिनेशन ऐसी होगी कि जिसके लिए आउटपुट 1 आएगा और बाकी सारों के लिए 0 आएगा। नाउ एसओपी एक्सप्रेशन का हमें पता है कि एसओपी एक्सप्रेशन कैसे बनता है। एसओपी एक्सप्रेशन बनता है जब हम मिन टर्म्स को आपस में बूलियन ऐड करें तो हमारे पास एसओपी एक्सप्रेशन आता है। इसका मतलब ये है कि उन मिन टर्म्स में से अगर कोई एक मिन टर्म भी 1 की इक्वल होगा, द आंसर विल बी 1। अगर हमारे पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन है, उसके अंदर लेट्स सपोज हमारे पास 4 टर्म्स है उस बूलियन एक्सप्रेशन में, उन 4 टर्म्स में से अगर कोई एक टर्म भी 1 हो जाता है, सो 1 + 0 + 0 + 0 इज इक्वल टू 1। अगर 2 हो जाते हैं तो 1 + 1 + 0 + 0 इज अगेन 1, क्योंकि बूलियन है, या तो 0 होगा या 1 होगा। So an SOP expression is equal to 1 only if one or more of the product terms in the expression is equal to 1। जब उस एक्सप्रेशन के अंदर कोई एक भी मिन टर्म 1 हो जाए तो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन 1 की इक्वल हो जाएगी। Okay, determine the binary values for which the following standard SOP expression is equal to 1। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है। अगर इस एक्सप्रेशन को आप गौर से देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसकी डोमेन में 4 वेरिएबल्स है A B C D, और इस एक्सप्रेशन के अंदर 3 मिन टर्म्स है और हर मिन टर्म के अंदर चारों वेरिएबल्स पाए जाते हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये एक स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन है। नाउ जो पहला टर्म है A B C D, ये 1 की इक्वल होगा जब A 1 होगा, B 1 होगा, C 1 होगा और D 1 होगा। दूसरा मिन टर्म कब 1 की इक्वल होगा? दूसरा मिन टर्म 1 की इक्वल होगा जब A 1 हो, B 0 हो, C भी 0 हो और D 1 हो। तीसरा मिन टर्म ये कब 1 की इक्वल होगा? A प्राइम B प्राइम C प्राइम D प्राइम जब A 0 हो, B भी 0 हो, C भी 0 हो और D भी 0। नाउ क्वेश्चन ये था कि ये एसओपी एक्सप्रेशन 1 की इक्वल कब होगी? तो उसका आंसर ये है कि इन तीनों मिन टर्म में से अगर कोई एक टर्म भी 1 की इक्वल हो जाए तो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 1। अगर पहला टर्म 1 की इक्वल हो जाता है और बेशक बाकी दोनों 0 हो, तो दैट विल मीन 1 + 0 + 0 विच इज इक्वल टू 1।
अगर दूसरा टर्म 1 हो जाए, बेशक पहला भी 0 हो और आखिरी भी 0, तो दैट मीन्स 0 + 1 + 0 = 1। लेट सपोज पहला भी 1 होता है और आखिरी वाला भी 1 होता है, सिर्फ दरमियान वाला 0 होता है, तो 1 + 0 + 1 = 1। सो कहने का मतलब ये है कि इन मिन टर्म्स में अगर कोई एक मिन टर्म भी 1 की इक्वल हो जाए तो पूरी की पूरी SOP एक्सप्रेशन 1 की इक्वल हो जाएगी। The SOP expression f is equal to 1 when any or all of the three product terms is 1। ओके, आज के लिए काफ़ी है। आप इसको पढ़े गौर से, एक दफ़ा पढ़े, बार बार पढ़े, और जब आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो लाइव सेशन में हम फिर मज़ीद इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।